हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज के क्लास 10th का 13वां चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम हमारा पर्यावरण है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी बेसिक्स बनाता है ये एनवायरनमेंट का, यानी कि पर्यावरण का। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ये मेरे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, जिसे स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ इसके डिस्कशन ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग सीधे चैप्टर पर पहुंचते हैं। चैप्टर का नाम जैसा आपको पता है हमारा पर्यावरण, यानी कि हम लोग इसमें आज एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एनवायरनमेंट आपके यूपीएससी के सिलेबस का एक बहुत ही जरूरी पार्ट है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से सब चीजों को देखिएगा। तो सबसे पहले इन्होंने पारितंत्र के बारे में पूछा है कि पारितंत्र क्या होता है, उसके बारे में डिफाइन किया है। ये पारितंत्र होता क्या है। तो असल में देखिए, पारितंत्र का मतलब क्या होता है कि जब आप कहीं पर भी रहते हैं तो कोई भी जीव जंतु कहीं पर भी मौजूद हो तो वो क्या करता है, अपने आसपास की चीजों से, चाहे वो जीवित चीजें हो, सजीव चीजें हो, चाहे वो निर्जीव चीजें हो, उनके साथ क्या करता है, एक संबंध बनाता है। कुछ निर्जीव चीजों से वो कुछ चीजें प्राप्त करता है, कुछ चीजें सजीव चीजों से प्राप्त करता है, तो एक संबंध बन जाता है। और ये जो संबंध बनता है, इसी जो एक दूसरे से रिलेशनशिप बनता है, इसी को हम लोग पारितंत्र के रूप में जानते हैं। तो क्या एनसीईआरटी ने कहा है, इसी चीज को समझिए कि सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र में सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। तो यही बात मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है, कि भाई जो हम कहीं पर भी मौजूद है, तो हम इस वक्त ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, साथ ही साथ पेड़ पौधे हम कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। मैं उनसे रिलेटेड हूं, वो हमसे रिलेटेड है, और सारी चीजों को के साथ हमारा एक परस्पर संबंध बना हुआ है। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम बन जाता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पारितंत्र कहते हैं। और ये पारितंत्र बनता है, ठीक है। तो एक पारितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं। तो इसका मतलब पारितंत्र जो होता है बच्चों, इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है जैव घटक, यानी कि जो जीवित होता है, और एक होता है अजैव घटक। जैसे जीवित घटक का मतलब पेड़ पौधे हैं, तो वो जैव घटक हो गए, और अजैव घटक का मतलब ये हो गया जैसे ऑक्सीजन है, पानी है, वो सब क्या कहलाते हैं, एक पारितंत्र के अजैव घटक कहलाते हैं। तो पारितंत्र आपको समझ में आ गया होगा। पारितंत्र के दो घटक होते हैं, जैव घटक तथा अजैव घटक। ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मानना होता है कि भौतिक कारक जो होते हैं, जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज इत्यादि अजैव घटक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अब यहां इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जब आप बगीचे में जाएं तो आपको विभिन्न प्रकार की चीजें दिखाई पड़ती हैं, जैसे घास दिखाई पड़ती है, वृक्ष दिखाई पड़ता है, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी जैसे फूल और सजावटी फूल दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा आपको मेढक दिखाई पड़ता है, कीड़ा दिखाई पड़ता है, पक्षी दिखाई पड़ता है। अब क्या होता है कि जितने भी सजीव चीजें हैं, ये परस्पर एक दूसरे से क्रिया करती हैं, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करती हैं, ठीक है, संबंध स्थापित करती हैं और एक पारितंत्र का निर्माण करती हैं। पहले भी आप इस बात को जान चुके हैं, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों कि अब ये जो पारितंत्र होता है, ये कई प्रकार का हो सकता है, ठीक है। जैसे कि वन है, ये भी एक तरीके का पारितंत्र है, उसमें जंगली जानवर रहते हैं, बड़े बड़े पौधे रहते हैं, बड़े बड़े पौधे रहते हैं, तो एक कह सकते हैं कि वहां पर जो है वो कीड़े भी रहते हैं, छोटे पौधे, छोटे छोटे जीव जंतु भी रहते हैं। तो एक पूरा का पूरा पारितंत्र वन पारितंत्र बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से पानी का जो पारितंत्र होता है, जैसे एक तालाब है, तालाब में छोटे छोटे पौधे होंगे, ठीक है, छोटे छोटे जीव होंगे, मछलियां होंगी, ठीक है, पानी होगा, ये सारी चीजें मिलाकर तालाब का पारितंत्र बन जाता है। तथा इसी तरह से झील पारितंत्र होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्रकार हैं किसके, पारितंत्र के। तो वन, तालाब तथा झील पारितंत्र के अन्य प्रकार हैं, ये प्राकृतिक पारितंत्र हैं। अब क्योंकि इसे प्रकृति ने, जैसे वन की हम बात कर लें, तालाब की बात कर लें, झील की बात कर लें, तो ये पारितंत्र हैं, ठीक है, एक पूरा का पूरा पारितंत्र बनाते हैं। अब ये पारितंत्र तो है, लेकिन ये नेचुरल मेड है, मतलब कि इसे प्रकृति ने बनाया है, इंसानों का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो ऐसे पारितंत्र को हम लोग प्राकृतिक पारितंत्र के रूप में जानते हैं। जबकि अगर बगीचे की बात करें, तो बगीचा कौन बनाता है, एक माली बनाता है, एक हम इंसान बनाता है, कि उसमें अपने हिसाब से वो पौधे लगाता है, अपने हिसाब से उसमें जीव जंतुओं को बुलाता है कि भाई सीधी सी बात है कि अगर मान लीजिए कि एक जगह की उर्वरा शक्ति को अगर बढ़ाना
खाना है एक बगीचे की या बगीचे की, तो वहां पर जो है वो केचुए लाकर डाल दिए गए, तो उसका पारितंत्र जो है वो वहां के वो जो भी चीजें मौजूद होंगे उनको सड़ा गला कर वहां पे खाद में बदलने का काम करते हैं केचुए। मतलब एक जब हम बगीचा उगाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है, नेचुरल मेड नहीं होंगी, ठीक है, हम करेंगे, ठीक है, हम उसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है उसमें कुछ चीजें नेचुरल भी हो जाए, लेकिन हमारे हिसाब से जो चीजें उगेंगी, यानी मनुष्य के हिसाब से वहां पर चीजें उगेंगी, जो चीजें हमें नहीं पसंद, मान लीजिए वहां पे एक ऐसी घास उग रही है हमारे बगीचे में जो हमें हमारे हमारे बगीचे को खूबसूरत नहीं बना रही, हमारे बगीचे को वो क्या कर रही है, खराब कर रही है, तो हम उसको उखाड़ कर फेंक देंगे। कुछ अच्छे पौधे हम लाकर अपने हिसाब से वहां पे लगा देंगे। तो बगीचा जो होता है वो मनुष्य द्वारा निर्मित होता है, ठीक है, तो वो भी एक पारितंत्र है। लेकिन ये बगीचा तथा जो ये खेत है ये मानव निर्मित होते हैं, कृत्रिम पारितंत्र होते हैं। तो मतलब ये है कि आपने दो चीजें देखें कि जब जीवित घटक और अजीवित घटक जो होते हैं, जैव और अजैव घटक जो हैं, जब आपस में मिलकर परस्पर कहीं पर क्रिया करते हैं और आपस में एक दूसरे से समन्वय स्थापित करते हैं, तो उसे हम लोग पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र में दो चीजें होती हैं, जैविक घटक होता है, अजैविक घटक होता है। और ये जो पारितंत्र होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं, कुछ क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, मानव निर्मित होते हैं। तो नेचुरल जो पारितंत्र होता है उसमें वन, तालाब तथा झील है, उसका उदाहरण है। और साथ ही साथ जो हमारा मानव निर्मित होता है, आर्टिफिशियल होता है, उसमें बगीचा और खेत जो है वो मानव निर्मित या कृत्रिम पारितंत्र के उदाहरण है। तो ये कुछ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब मामला यहां पर यह आता है कि ये जो पारितंत्र होता है, यानी इसमें जो पारितंत्र होता है, इस पारितंत्र में कुछ चीजें होती हैं जो कि अपने आप अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। समझिएगा मेरी बात, ठीक है। इस पारितंत्र में चाहे वो मानव निर्मित हो और चाहे वो प्राकृतिक हो, ये जो पारितंत्र होता है, इस पारितंत्र में हमेशा याद रखिएगा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जितने भी और भी उसके जीव जंतु होते हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी पर जो कि अपना भोजन स्वयं बना रहा है, ठीक है, जो भी सजीव है तो उस पर निर्भर होते हैं। तो ऐसे पारितंत्र के ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं, और सारे पारितंत्र के जीव जंतु उन पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली निर्भर होते हैं, उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं, उत्पादक के नाम से जानते हैं। तो जैसे हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, आपको प्रकाश संश्लेषण पहले हमने बहुत डिटेल में समझाई है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य की जो रोशनी है उसकी मदद से क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और उसके बाद क्या बनाते हैं, ग्लूकोज नाम का एक कार्बनिक अणु बनाते हैं, ठीक है, कार्बनिक अणु बनाते हैं। तो ये जो मतलब अब ये जो ग्लूकोज होता है एक प्रकार का भोज्य पदार्थ होता है। तो इसे कौन बनाता है, हरे पौधे बनाते हैं। तो ये हरे पौधे क्योंकि अपना भोज्य पदार्थ खुद बना रहे हैं तो ये उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। तो उत्पादक की तरह से जैसे हरे पौधे होते हैं ये उत्पादक कहलाते हैं, नीले हरित शैवाल होते हैं ये भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये भी क्या है कि आपके उत्पादक हैं। तो इसका मतलब पारितंत्र में वो जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बना ले और उस पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है अदर जो भी जीव जंतु होते हैं निर्भर करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात यहां पर करेंगे कि उपभोक्ता। अब उपभोक्ता की बात यहां पर अगर बात की जाए तो जैसे आप लोगों ने उत्पादक देखा, ठीक है, जैसे कि हरे पौधे हैं उत्पादक हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा। अब जो है चाहे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस उत्पादक पर जो निर्भर होते हैं, जो भी जीव जंतु इस उत्पादक पर निर्भर होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उपभोक्ता कहते हैं, उपभोक्ता के नाम से जाने जाते हैं। तो जैसे हरे पौधे हैं तो इन हरे पौधों पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर कोई भी जीव निर्भर करता है तो उन्हें क्या नाम दिया जाता है, उपभोक्ता के नाम से जाने जाते हैं। अब ये जो उपभोक्ता होते हैं बच्चों, ये उपभोक्ता बहुत कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि मुख्यतः इन्हें शाकाहारी में डिवाइड किया गया है। शाकाहारी जो कि पेड़ पौधों पर ही निर्भर करते हैं, यानी कि सीधे जो है उत्पादक पर ही निर्भर करते हैं, तो इन्हें जो सीधे पेड़ पौधों को ही खाते हैं, किसी भी तरीके का मांस का सेवन नहीं करते हैं, तो ऐसे उपभोक्ता शाकाहारी उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हिरन हो गई, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपकी बकरी हो गई, ये क्या है, शाकाहारी उपभोक्ता है। दूसरा जो होता है मांसाहारी उपभोक्ता होता है, जो कि सिर्फ मांस पर निर्भर करता है, यानी अपने आसपास जो भी चीजें पाई जाती हैं तो उनमें जो मांस मौजूद होता है, यानी कि दूसरे जीव जंतु जो मौजूद होते हैं उन्हीं पर टोटली डिपेंड करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, मांसाहारी उपभोक्ता कहते हैं। जैसे कि आप शेर की बात कर लीजिए, शेर मांसाहारी उपभोक्ता है। तीसरे होते हैं सर्वाहारी
सर्वाहारी, सर्वाहारी का मतलब यह होता है जो सब कुछ खा पी लेते हैं, मांस भी खा सकते हैं और साथ ही साथ आपके पेड़ पौधे भी खा सकते हैं। जैसे मनुष्य है, ये सर्वाहारी है, ये सारी चीजों को खा सकता है, तो ये सर्वाहारी उपभोक्ता कहलाएगा। फिर उसके बाद एक होता है परजीवी। परजीवी का मतलब होता है किसी दूसरे पर डिपेंड रहना, पैरासाइट्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, दूसरे पर डिपेंड रहना और बदले में उसको नुकसान पहुंचाना, तो वो परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, मतलब दूसरी चीजों पर निर्भर होकर, उनके शरीर पर निर्भर होकर या किसी सड़ी गली चीजों पर निर्भर होकर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं और बदले में उनको खराब करते हैं, उनको नष्ट करते हैं, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे कवक होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो परजीवी उपभोक्ता की कैटेगरी में आते हैं। तो होप ये बातें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी। अब यहां पर जो बात की जा रही है वो अपमार्जक की बात की जा रही है। अपमार्जक क्या होते हैं? तो देखिए, बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं, बहुत सारे ऐसे कवक होते हैं, फंगस होते हैं, जो क्या करते हैं कि किसी भी कार्बनिक पदार्थ जो सड़ गई चीजें होती हैं उन पर निर्भर करते हैं, उन पर उग जाते हैं, उन पर अपना रिएक्शन करते हैं, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं और उनको सड़ा गलाकर अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। और ये अकार्बनिक पदार्थ खाद की तरह से, यानी कि मिट्टी में खाद की तरह से यूज हो जाते हैं और फिर बाद में जो है वो जो प्रथम जो आपके ये उत्पादक होते हैं उनको उनके जन्म लेने में या उनके कह सकते हैं उनको ग्रोथ करने में, उनके बढ़ोतरी में वो उनकी मदद करते हैं। कौन से? खाद जिसे बोलते हैं। तो ये जो खाद बनती है, ठीक है, ये मिट्टी की उर्वरता को क्या करती है? बढ़ाने का काम करती है। इसे कौन मतलब इसको बदलने का काम करता है? ये अपमार्जक इसको बदलने का काम करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जीवी अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपमार्जक हैं क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जो मिट्टी भूमि में चले जाते हैं तथा पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। और ये इसे हम लोग नॉर्मली जो है वो सामान्य भाषा में खाद के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग बच्चों आहार श्रृंखला के बारे में। आहार श्रृंखला जो होती है वो उसके बारे में यहां पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, जैसे जो उत्पादक है, सबसे पहले तो जो अपना भोजन, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वो उत्पादक कहलाता है। ठीक है, अब किसी भी अगर हम लोग किसी भी पारितंत्र में चले जाएं तो वहां पर जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे वो क्या कहलाएंगे? उत्पादक कहलाएंगे। जैसे आप किसी वन के उसमें चले जाएं, पारितंत्र में चले जाएं, तो बड़े बड़े जो पेड़ पौधे वहां पे मौजूद होते हैं वो सब उत्पादक होते हैं। ठीक है, उत्पादक होते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी घास के मैदान में चले जाएं तो वहां पे छोटी छोटी जो घासें मौजूद होती हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं, तो वो उत्पादक कहलाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर पानी में चले जाएं, नीले हरित शैवाल है, ठीक है, बहुत नीले हरित शैवाल होते हैं, या फिर आप वहां पे छोटे छोटे पेड़ होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो क्या हो जाते हैं? उत्पादक होते हैं। तो अब ये जो उत्पादक होते हैं ये क्या होते हैं? उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं। कोई भी पारितंत्र की बात करें, वन पारितंत्र की बात कर लें हम लोग, चाहे घास पारितंत्र की बात कर लें, ठीक है, घास के मैदानों की बात कर लें, चाहे ये तालाब की बात कर लें, तो सभी जितने भी पारितंत्र होते हैं उसमें उत्पादक होते हैं और ये उत्पादक पर ही सारे उपभोक्ता निर्भर करते हैं। अब ये जो उपभोक्ता होते हैं वो अलग अलग पारितंत्र में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि आपकी बात की, और इनके जो पोषण स्तर होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि यहां पर ये भी उपभोक्ता है, ये भी उपभोक्ता है। अब इसमें एक चेन बनती है, ठीक है, एक एनर्जी फ्लो बनता है। क्या बनता है कि यहां पर मान लीजिए कि हम जंगलों की बात कर रहे हैं, वन पारितंत्र की बात कर रहे हैं, तो ये जो बड़े बड़े पौधे हैं इनको चरने का काम, इनको खाने का काम कौन करता है? एक हिरन करती है। हिरन को कौन खाता है? शेर खाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहां पे घास वाले उसमें मैदान में देखें तो घास को कौन खाता है? छोटी सी टिड्डी खाती है। टिड्डी को कौन खाता है? आपका ये मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है। सांप को कौन खाता है? ये आपकी चील खाती है, बाज खाता है। इसी तरह से पानी में चले जाएं तो ये छोटे छोटे पौधों को जो है वो मान लीजिए बिच्छू खाता है, या छोटे छोटे जीव होते हैं वो खाते हैं, फिर उनको मछलियां खाती हैं, फिर उनको जो है वो एक बगुला खाता है। तो इस तरीके से पूरा एनर्जी फ्लो होता है। तो इससे एनर्जी इसने ली, इससे एनर्जी इसने ली, इससे एनर्जी इसने फिर इसने, ऐसे जो है ये पूरा का पूरा आहार श्रृंखला बनती है। ठीक है, आहार श्रृंखला बनती है। तो आहार श्रृंखला, तो यहां पर वही चीजें बताई गई हैं। यहां पे देखिएगा कि आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। पोषी स्तर बनाते हैं। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है। तो जितने भी ये यहां पर उत्पादक हैं, ये जो उत्पादक हैं, चाहे वो इस तंत्र के हो, चाहे इस तंत्र के हो, इस तंत्र के, ये प्रथम पोषी
पोषी स्तर बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि प्रथम पोषी स्तर किसका बना होता है तो आप बताएंगे किसी आहार श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर किसका बना होता है, तो आप बताइए उपभोक्ताओं का बना होता है, यानी सॉरी उत्पादकों का बना होता है, यानी उत्पादक प्रथम पोषी स्तर बनाते हैं। फिर उसके बाद तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर बनाते हैं। अब यहां पर ये शाकाहारी हैं, चाहे ये भी यही खा रहा है, शाकाहारी यानी कि सीधे ये जो नीले हरे शैवाल वगैरह है उसे खा रहा है, ये जो है घास को खा रहा है, ये जो है पेड़ों को खा रहा है, लेकिन ये टोटली डिपेंड है किस पर, उत्पादक पर। ठीक है, उत्पादक पर डिपेंड करता है। तो ये जो उपभोक्ता, ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ये क्या होते हैं, द्वितीय पोषी स्तर बनाते हैं। ठीक है, फिर छोटे मांसाहारी जो होते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता अथवा द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर बनाते हैं, तथा बड़े जो मांसाहारी होते हैं वो क्या बनाते हैं, जिन्हें तृतीय उपभोक्ता होते हैं चौथे पोषी स्तर बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी आहार श्रृंखला का, फूड चेन का निर्माण होता है। अब यहां पर बात हो रही है कि इसमें होते हैं, अब ये तो क्या हो जाता है, एक आहार श्रृंखला बनी है। आहार श्रृंखला ये अलग अलग पारितंत्र में अलग अलग हो सकती है, इसमें बहुत सारे जीव जंतु शामिल हो सकते हैं। इसमें कोई प्रथम पोषी स्तर पर कौन आता है, प्रथम पोषी स्तर पर उत्पादक आता है। फिर उसके बाद वो उसमें जो सेकेंडरी उस पर होता है वो कौन सा आता है, आपका उपभोक्ता आता है, प्राथमिक उपभोक्ता आता है। ठीक है, दूसरे स्तर पर। इसी तरह से तीसरा चौथा आपको बताया गया। अब यहां पर बात की जा रही है, ठीक है, पोषी स्तर। देखिए यहां पर इस पोषी स्तर को इन्होंने क्लियर किया है, तो इसमें सबसे पहले उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता आता है। ठीक है, अब यहां पर यह बताया गया है कि पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह का विस्तृत अध्ययन किया गया तथा यह पाया गया, ठीक है, यह पाया गया कि यहां पर एक चीज इन्होंने बताई कि यहां पर यह चीज पाई गई कि अब अलग अलग, जैसे सीधी सी बात, जो ये ऊर्जा जो है, ऊर्जा का प्रवाह, यानी कि ऊर्जा जो है वो सबसे पहले सूर्य की रोशनी से जब हमारा वो हुआ, क्या बोलते हैं, एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो भोजन बना उसको किसने बनाया, उत्पादक ने बनाया। ठीक है, तो उत्पादक ने बनाया। फिर उसके बाद जब उसमें से जो ऊर्जा, ये भोजन जब बना तो इससे इसने ऊर्जा प्राप्त की उत्पादक ने। फिर उत्पादक ने जब ऊर्जा प्राप्त करी तो इसके अंदर जो ऊर्जा मौजूद थी किसी फॉर्म में, ठीक है, स्टोर थी, उसको फिर प्राथमिक उपभोक्ता ने लिया। प्राथमिक उपभोक्ता से फिर उसके बाद किसने लिया, द्वितीयक उपभोक्ता ने लिया। फिर उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता ने लिया। तो इस तरीके से ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का, उसको भोजन में परिवर्तित करने का काम उत्पादक ने किया, लेकिन इस ऊर्जा को फिर प्राप्त किया प्राथमिक, फिर द्वितीय, फिर उसके बाद तृतीय उपभोक्ता में ये ऊर्जा पहुंच पाई। तो पूरा ऊर्जा का फ्लो बनता है। ठीक है, सूर्य से यहां आई, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां पे पहुंच गई। ठीक है, तो इसको होता क्या है बच्चों, यह माना जाता है कि जो सूर्य से ऊर्जा आती है, सूर्य से जो ऊर्जा आती है, उत्पादक उसका सिर्फ मात्र 1% ऊर्जा का उपयोग अपने भोजन को बनाने में करता है। यानी उत्पादक जो होता है, सूर्य से प्राप्त जितनी ऊर्जा होती है उसमें से सिर्फ 1% ऊर्जा का ही उपयोग अपने भोजन को बनाने के लिए करता है। बिल्कुल बात स्पष्ट रखिएगा। ठीक है, और यह माना जाता है कि उत्पादक में जो ये ऊर्जा स्टोर होती है, इसका मात्र 10% ही प्राथमिक उपभोक्ता ले पाता है, और फिर इसमें जो स्टोर होती है उसका मात्र 10% ही जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता ले पाता है। फिर इसके बाद तृतीयक उपभोक्ता, इस द्वितीयक उपभोक्ता में जो स्टोर एनर्जी होती है, ठीक है, यानी कि जो संरक्षित जो ऊर्जा होती है उसका मात्र 10% ही ले पाता है। और इस तरीके से ये करते हुए ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पहले सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का मात्र 1% ऊर्जा भोजन में परिवर्तित होता है उत्पादक के द्वारा, फिर उसका 10% प्राथमिक उपभोक्ता, फिर 10% द्वितीयक, और फिर उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता में पहुंच जाता है। तो वही चीज यहां पर बताई है कि एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। ठीक है, इसमें हरे पौधों की बात की जा रही है, जैसा मैंने आपको बताया। अतः हम कह सकते हैं प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंच पाता है। ये पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं। ठीक है, ये सब बातें मैंने आपको समझा दी। अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के
बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। यही वजह होती है कि कोई भी अगर ऊर्जा का कोई भी जो खाद्य श्रृंखला होती है, आहार श्रृंखला होती है, उसमें जो है चौथे स्तर तक मैक्सिमम जो है वो लेवल की होती है, उसके बाद इतना कम ऊर्जा बचती है कि वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाती है। ठीक है, इसलिए फिर उसके बाद वहां पर खत्म हो जाती है। तो सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। तो सबसे ज्यादा अगर इसमें देखोगे आप कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, जो भी अगर बात करेंगे, आप पिछले वाले चित्र पर चले जाओ तो आपको दिखाई पड़ेगा सबसे ज्यादा जो जनसंख्या होगी वो उत्पादक की होगी। आप देखेंगे पूरा घास का मैदान में घास ही घास भरी हुई है। ठीक है, घास ही घास, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी, फिर इनसे कम संख्या इसकी होगी, फिर इनसे कम इनकी होगी, फिर इससे कम इनकी होगी और इससे इनकी सबसे कम होगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे हर पोषी स्तर पर संख्या जो है वो कम होती जाती है। वही यहां पर बात कही गई है, सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो अब जैसे खाद्य जाल की बात कर रहे हैं, आहार जाल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने आहार श्रृंखला की बात करी, जैसे आप लोगों ने बात करी कि भैया उस पर अगर घास के मैदानों में घास होती है, फिर उसके बाद टिड्डी उसे खाती है, फिर उसके बाद उसके ऊपर उसको मेढक खाता है, फिर मेढक को जो है वो आपका और क्या दिखाया था इसके अंदर, मेढक के ऊपर जो है वो सांप उसे खाता है, फिर सांप जो है उस सांप को गिद्ध खाता है। चलो ये तो हो गया, ये तो आहार श्रृंखला हो गई। अब आहार जाल की बात की जाए तो यह माना जाता है कि जब हम कहीं पर भी रहते हैं, समझिएगा, जब हम कहीं पर रहते हैं तो जरूरी नहीं, जैसे एक जंगल है तो उस जंगल के अंदर अगर हम रह रहे हैं तो उस जंगल के अंदर सिर्फ बड़े बड़े पौधे ही नहीं पाए जाएंगे, बल्कि उस जंगल के अंदर एक तालाब भी हो सकता है, एक नदी भी हो सकती है। मतलब एक जगह पर विभिन्न प्रकार के परितंत्र हो सकते हैं। ठीक है, तो जंगली जानवर जो होते हैं वो सिर्फ पेड़ पौधों को ही नहीं खा सकते या पेड़ या दूसरे जानवरों को ही नहीं खा सकते, बल्कि वो जैसे शेर है, अब शेर मान लीजिए कि शेर है तो शेर जो है वो हिरन भी खा सकता है, और साथ ही साथ अगर वहां पर एक जंगल के अंदर एक नदी बह रही है, तालाब मौजूद है, वहां पर एक मगरमच्छ है तो उसको भी उस पर भी अटैक करके उसको खा सकता है। आ रही बात समझ में? तो मतलब क्या होता है कि जब आप कहीं पर रहते हैं तो विभिन्न प्रकार के पारितंत्र जो है वहां पर मौजूद होते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो पारितंत्र होते हैं उसमें श्रृंखला ही नहीं चलती है, बल्कि एक पारितंत्र के जीव दूसरे पारितंत्र पर, दूसरे पारितंत्र के जीव तीसरे पारितंत्र पर, तीसरे पारितंत्र वाले पहले पारितंत्र के कुछ जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो इससे क्या होता है कि और एक नहीं कई प्रकार के जीवों पर निर्भर होते हैं। मतलब शेर जो है वो क्या कर रहा है, हिरन भी खा सकता है और वहां पे मौजूद जो है वो मगरमच्छ भी खा ले रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ एक चीज पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि वो मगरमच्छ भी खा रहा है, वो क्या बोल रहा है, आपका हिरन भी खा रहा है, इसका मतलब दो चीजों का यूज कर रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि सारे जीव जंतु एक दूसरे पर इस तरीके से निर्भर होते हैं, और इस तरीके से खाद्य श्रृंखला नहीं बनती है बल्कि खाद्य जाल बन जाता है। जैसे सीधी सी बात है, यहां पे प्लांट जो है वो, यहां पे देखें, अगर ये प्लांट है, ये प्लांट है, घास के मैदान में घास है, तो घास को ये मेढक खाएगा। ठीक है, मेढक को सांप खाएगा, सांप को गिद्ध खाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो सांप है, ये इसको भी, यानी इस चिड़िया को भी खा सकता है। चिड़िया को कौन खा, चिड़िया क्या खा सकती है, कीड़ा भी खा सकती है। कीड़ा क्या खाता है, इसको मतलब घास को खा सकता है, सीधी सी बात है, घास को खा सकता है। घास को जो है वो चूहा भी खा सकता है, चूहे को जो है वो बिल्ली भी खा सकती है, बिल्ली को जो है वो नेवला भी खा सकता है, नेवले को मान लीजिए कि नेवला ही दिख रहा है, मतलब एक डिपेंड करता है। ठीक है, उसको जो है वो मोर भी खा सकता है, साथ ही साथ उल्लू भी खा सकता है, यही बात होती है। घास जो होती है उसको जो है वो बकरी भी खा सकती है। ठीक है, बकरी भी खा सकती है, साथ ही साथ ये खरगोश भी खा सकता है। तो मतलब ये है कि सब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, शेर जो है वो क्या कर सकता है, इस बगुले को भी खा सकता है, और मौका मिलने पर जो है इसको भी चट कर सकता है। ठीक है, और मौका मिलने पर जो है वो दूसरे इन जानवरों को भी खा सकता है। तो सब जो है वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, एक जानवर जो होता है, एक जीव कई चीजों पर निर्भर करता है। इस तरीके से एक पूरे पारितंत्र, जो मिक्स पारितंत्र होता है, उसमें एक जाल सा बन जाता है। इसे क्या बोलते हैं, खाद्य जाल के रूप में जानते हैं। तो वही बात कही गई है कि विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध
शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बन जाता है जिसे आहार जाल कहते हैं। तो होप कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसमें ऊर्जा प्रवाह के का एक चित्र दिया हुआ है, इन्होंने 13.4 का चित्र दिया हुआ ये। ठीक है, तो 13.4 का ये चित्र है। तो इसमें सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, फिर उत्पादक पहुंचा, उत्पादक को फिर उसके बाद ऊर्जा शाकाहारी ने ली, और फिर शाकाहारी से जो ऊर्जा मांसाहारी ने ली, और फिर मांसाहारी से जो ऊर्जा है वो शीर्ष मांसाहारी ने ली। तो इसकी दो चीजें निकल कर आई। इस चित्र को देखने के बाद दो कंक्लूजन निकल कर आया। क्या निकल के आया? पहला क्या निकल के आया? ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक अथवा एक ही दिशा में होता है। ठीक है, मतलब कि ऊर्जा का प्रवाह, इनका कहना है ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है। सूर्य का प्रकाश उत्पादक ले लेगा, उत्पादक का की ऊर्जा शाकाहारी, शाकाहारी की ऊर्जा मांसाहारी, और मांसाहारी की ऊर्जा शीर्ष मांसाहारी ले लेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश को वापस लौटा रहे हैं, कभी ऐसा नहीं होगा। शाकाहारी जो है वो शाकाहारी वो जो है उत्पादन करने लग रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। मांसाहारी जो है वो शाकाहारी को वापस, यानी कि शाकाहारी मांसाहारी को खा जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। हमेशा मांसाहारी शाकाहारी शाकाहारी जो जीव जंतु होते हैं उनको मांसाहारी खाएगा, यानी मांसाहारी खाएगा, नहीं कि कोई शाकाहारी जीव जंतु मांसाहारी को खा जाएगा। ठीक है, तो मतलब यह है कि ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो हमेशा एक दिशिक होता है, ऐसे चलता है, कभी ऐसे नहीं हो पाएगा कि शीर्ष मांसाहारी को जो छोटे मांसाहारी हैं वो खा जा रहे हैं। ठीक है, हमेशा छोटे मांसाहारी को शीर्ष मांसाहारी ही खाएगा। तो यह बात, पहली बात इन्होंने समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो वही बात है कि सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों में उपलब्ध नहीं होती। जैसे यह विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमिक स्थानांतरित होती है, वह अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती। दूसरी बात यहां पर क्या समझ में आ रही है, उस जो चार्ट दिखा था आपको कि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास होता है। मतलब जैसे जैसे ये ऊपर ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लगातार एनर्जी लॉस होती जाएगी, एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। वो चीज आप लोगों ने 10% वाला रूल से ही समझ ली थी, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात करी थी। अब यहां पर बात की जा रही है कि जो आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना ही कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो माना यह जाता है कि जैसे मान लीजिए कि बहुत सिंपल सी भाषा में आप इस चीज को समझिए, जो इन्होंने पूरा इसको कॉम्प्लेक्स बना के सिखाया है कि मान लीजिए कि हमारे खेत हैं। ठीक है, अब ये जो खेत होते हैं, इन खेत में कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। अब जब कीड़े मकोड़े इन पर अटैक कर देते हैं तो इन कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए हम लोग कीटनाशक का उपयोग करते हैं। अब जब कीटनाशक का छिड़काव किया तो कीड़े मकोड़े तो मर गए, लेकिन ये कीटनाशक जो है हानिकारक केमिकल होते हैं, रसायन होते हैं, और ये कीड़े मकोड़ों को तो मार देते हैं, लेकिन ये जो हानिकारक रसायन होते हैं ये जमीन पे, ये मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में मिल जाते हैं, बारिश होती है, पानी के साथ और अवशोषित हो जाते हैं, अवशोषित होकर जो है वो पौधों की जड़ों तक पहुंच जाते हैं। पौधे जो है जब पानी लेते हैं जमीन से, ठीक है, तो मिनरल्स लेते हैं, पोषक पदार्थ लेते हैं, तो जब ये पोषक पदार्थ जमीन से खींचते हैं ये पौधे अपने जड़ों के द्वारा, तो ये जो हानिकारक जो केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, इनको भी ये भी, क्योंकि इस जमीन के अंदर ये भी अवशोषित होते हैं, तो ये हानिकारक केमिकल भी जो है वो पौधों में पानी खींचने की या मिनरल्स लेने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उससे खींचकर ये पौधे में चले जाते हैं। तो हानिकारक केमिकल जो आपने कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए यूज किया था उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जमीन में वो अवशोषित हो जाते हैं। फिर जमीन से कौन खींच लेता है? पेड़ पौधे खींच लेते हैं, पेड़ पौधों में ये पहुंच जाते हैं। पेड़ पौधों में अगर ये पहुंच गए तो इसको क्या है, मान लीजिए कि दो तरीके से, मान लीजिए पेड़ पौधे को इंसान ने खा लिया तो सीधे ये जो केमिकल जो इसके अंदर स्टोर था, जो हानिकारक केमिकल जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए यूज किया गया था, वो पेड़ पौधों में पहुंचकर सीधे मनुष्य को पहुंच जाता है। या फिर मान लीजिए इसको हिरन खा लेती है, मान लीजिए इसको हिरन खा लेती है, हिरन ने खाया और या बकरी ने खा लिया, हिरन या बकरी ने खा लिया, और फिर उसके बाद हिरन बकरी को क्या है, इंसान ने खा लिया। मतलब कुल मिला के मामला यह होता है कि ये जो हानिकारक केमिकल आपने खेतों में या कहीं पर फेंका था कीड़ों को मारने के लिए, जिससे मेरी फसल की पैदावार बढ़िया हो जाए, फसल को हमारे जो है कीड़े मकोड़े ना खराब करें, उसके लिए जो रसायन आपने डाला था वो रसायन इनडायरेक्टली जो है वो कहां पहुंच गया, आपके शरीर के अंदर पहुंच गया। ठीक है, और आपके शरीर के अंदर ये क्योंकि ये सब कुछ खा लेता है, इंसान एक ऐसा जानवर है जो सब कुछ खा लेता है, पेड़ पौधे भी खा लेता है और हिरन भी खा लेगा, बकरी भी खा लेगा। तो
तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बच्चों कि ये जो इंसान है इसको यहां से भी हानिकारक केमिकल मिल रहा है, यहां से भी हानिकारक केमिकल मिल रहा है, तो इससे होगा क्या कि इसके शरीर में हानिकारक जो पदार्थ होता है, केमिकल होते हैं, वो जाकर स्टोर होने लगते हैं। ठीक है, और स्टोर होने लगते हैं, अवशोषित होने लगते हैं, कहीं ना कहीं वो स्टोर होने लगते हैं और एक वक्त के बाद इसके स्वास्थ्य पर नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है, यानी कि धीरे धीरे हानिकारक जो रासायनिक पदार्थ हैं वो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अवशोषित हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं और फिर मनुष्य के शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसे बायोमैग्निफिकेशन के नाम से जाना जाता है और हिंदी में इसे जैव आवर्धन के नाम से आवर्धन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जैव आवर्धन के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, तो यही चीज यहां पर बताने की कोशिश की है कि आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना ही कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट होते हैं या प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है, अतः हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित होते हैं। इसे जैव आवर्धन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जैव आवर्धन कहते हैं। यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न, गेहूं तथा चावल, सब्जियां, फल तथा मांस में पीड़क रसायन के अवशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं। उन्हें पानी से धोकर अथवा अन्य प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता है। मतलब आप सोच रहे हैं कि हम पौधों को लाओ, हमारे घर में जो खेती सब्जी आई उसको धुलकर हम वो जो केमिकल्स हैं उनको रिमूव कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये केमिकल जो है इनकी जड़ों से होते हुए इनकी जो भी जाइलम फ्लोएम है वहां तक पहुंच जाते हैं और फिर आप जब खाते हैं तो वो आपके शरीर में पहुंचते हैं। तो फिर आपको समझ में आ गया होगा कि जैव आवर्धन क्या चीज होती है। ठीक है, समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, होप। ठीक है, ये आशा मैं करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें इन्होंने लास्ट में दिया है कि मनुष्य के कौन से क्रियाकलाप हैं जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे इन्होंने पहला उदाहरण दिया है ओजोन परत तथा या किस प्रकार अपक्षयित होती है। असल में देखो, ओजोन जो है वो उसका जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है, यानी ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना होता है ओजोन। ठीक है, ओजोन जो है वो हमारा काम क्या करती है? ओजोन जो होती है, वैसे तो अगर इसके दो चीजें समझिए, जो ओजोन गैस होती है ये अगर जमीन पर मौजूद हो तो ये बहुत बड़ी पर्यावरण प्रदूषक होती है, बहुत ही जहरीली होती है, बहुत ज्यादा इसका कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जहरीली गैस होती है और साथ ही साथ हमारे बहुत बड़ी पर्यावरण प्रदूषक मानी जाती है। लेकिन यही जो O3 होती है जब हमारे अपर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है, यानी कि हमारी ओजोन जो है वो अगर हमारी अपर एटमॉस्फेयर यानी कि बाह्य वायुमंडल में मौजूद होती है, तो ये बाह्य वायुमंडल में अगर मौजूद होती है तो हमारे सूर्य से आने वाली, ठीक है, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, उनको ये धरती तक नहीं पहुंचने देती है। और ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं असल में जब हमारी स्किन पर या इंसानों की या जानवरों की स्किन पर पहुंचती है तो हमारी ये अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं हमारी स्किन को या जानवरों की स्किन को बहुत ही घातक नुकसान पहुंचाती हैं और कैंसर तक कॉज कर देती हैं। लेकिन ये जो ओजोन की परत होती है जो हमारे बाह्य वायुमंडल में बनी हुई है, ठीक है, ये ओजोन की परत अल्ट्रावायलेट रेस को रोक देती है, हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस को रोक देती है, पृथ्वी पर नहीं आने देती है, जिससे हमें गंभीर नुकसान, हम गंभीर जो है बीमारियां हमारे और हमारे पर्यावरण के जो और जीव जंतु हैं उनको गंभीर नुकसान नहीं पहुंचने पाता। तो मतलब क्या है, O3 जो है, ओजोन जो है, अगर वैसे देखा जाए जमीन पर रहेगी तो ये बहुत ही हानिकारक, बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रदूषक है, या कह सकते हैं कि एक घातक विष की तरह से काम करती है। लेकिन अगर हमारे वायुमंडल में ये एक लेयर बनाती है जिससे कि ये हमें अल्ट्रावायलेट रेज के घातक परिणामों से हमें प्रोटेक्ट भी करती है। तो खुद तो होती है घातक, लेकिन अपर एटमॉस्फेयर में पहुंचकर ये हमें घातक अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारे को प्रोटेक्ट करती है, हमें सुरक्षित करती है। तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। O3 की जमीन पर है तो घातक है, और अगर ऊपर है तो यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन को यहां पर चलाने के लिए, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट किरणों को, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक देती है, पराबैंगनी किरणों को रोक देती है। अब ये बनती कैसे है, यहां पर दिखाया गया है कि ये जो O2 ऑक्सीजन जब हमारे वायुमंडल में पहुंचती है तो पराबैंगनी किरणों, ठीक है, पराबैंगनी किरणें जब इस पर पड़ती हैं तो ये O2 जो है वो दो एटम ऑक्सीजन के 2 एटम में टूट जाती है। और जो हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है, जब ये पराबैंगनी किरणों के प्रभाव में आती है, पराबैंगनी किरणें इस पर पड़ती हैं तो ये इसके 2 एटम में बदल जाती है। O2 यानी कि 2 एटम है ना, 2 परमाणु है ना ऑक्सीजन के, तो ये दोनों टूट जाते हैं, ठीक है, OO, ठीक है, यानी कि ये आपका क्या हो जाती है, अलग अलग परमाणुओं में बदल जाती है, ठीक है,
ऑक्सीजन के दो अलग अलग परमाणुओं में बदल जाती है। और फिर ये जो मुक्त ऑक्सीजन होती है, यानी कि ये जो अलग ऑक्सीजन है, ठीक है, सिंगल ऑक्सीजन का जो परमाणु है, ये और जो भी O2 वहां पर मौजूद होती है वायुमंडल में, O2 मौजूद होती है, उनके साथ रिएक्ट करती है। तो ये एक ऑक्सीजन जो कि यहां पर टूटकर, यानी कि पराबैंगनी किरणों की वजह से टूटकर जो दो एटॉमिक ऑक्सीजन में बदली है, वो एक ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन O2 जो O2 की फॉर्म में रहती है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करती हैं और O3 का निर्माण करती हैं, ओजोन का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये ओजोन जो है हमारे वायुमंडल में एक परत बनाती जाती है और हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारा प्रोटेक्शन करती है। अब होता क्या है कि एक गैस होती है जिसे CFC कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। उस गैस का उदाहरण है फ्रियॉन गैस। ठीक है, तो CFC जो गैस है, ठीक है, CFC गैस जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, उसका बेस्ट एग्जांपल फ्रियॉन है। ये गैस हमारे रेफ्रिजरेटर में डाली जाती है, ये गैस हमारे AC में डाली जाती है। तो ये जो गैसेस होती हैं बच्चों, ये क्या करती हैं, जब हमारा रेफ्रिजरेटर काम करता है, हमारा AC काम करता है, तो हमारी पृथ्वी पर यूज होने वाले रेफ्रिजरेटर या AC में इनका यूज किया जाता है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस धीरे धीरे हमारे अपर वायुमंडल में पहुंचती हैं, हमारे वायुमंडल में पहुंच जाती हैं। और ये जो गैस, ये जो CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, ये O3 की जो लेयर है, जो ऑक्सीजन, ये ओजोन की जो लेयर है, इसके साथ ये CFC गैस रिएक्ट करती है। जब ये CFC गैस, ठीक है, CFC गैस O3 के साथ रिएक्ट करती है, तो इसे फिर से तोड़ देती है O2 और सिंगल ऑक्सीजन के अंदर, यानी कि O2 को तोड़कर, O3 को तोड़कर ये O2 में बदल देती है। ठीक है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन को मुक्त कर देती है, यानी कि एटॉमिक ऑक्सीजन में इसको ब्रेक कर देती है। और इससे क्या होता है कि फिर ये O3 जब टूट गई, तो ये O3 यहां पर कम होने लगी, तो O3 की जो लेयर होती है, ओजोन की जो लेयर होती है, वो क्या हो जाती है, यहां पर उनकी क्षय होने लगता है, यानी कि यहां पे कमी होने लगती है और यहां पे बड़ा सा छिद्र हो जाता है, जिससे फिर आसानी से अल्ट्रावायलेट किरणें प्रवेश कर जाती हैं और हमारे जीव जंतुओं को, मनुष्यों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो ओजोन का क्षय हमारे वायुमंडल में बहुत ही घातक हो सकता है हमारे यहां पे जीवन के लिए। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इनको खराब करने के लिए CFC जिम्मेदार है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है। तो इसको CFC को रोकने के बड़े प्रयास किए गए, जो ऑक्सीजन ओजोन की लेयर को तोड़ने का काम करती है। तो 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे मानव संश्लेषित रसायनों को इसका मुख्य कारक माना गया। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। अब यह अनिवार्य है कि दुनिया भर के सभी विनिर्माण कंपनियां CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाएं। तो अब धीरे धीरे CFC पर रोक लगा दी गई, क्योंकि CFC क्या कर रही थी, ओजोन लेयर को ब्रेक कर रही थी, ओजोन को तोड़ दे रही थी और तोड़कर उसे ऑक्सीजन में बदल रही थी, जिससे कि अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पर प्रवेश कर रही थी। और यही वजह है, खुशी की बात है कि अब जो है वो ओजोन लेयर फिर से भरने लगी है और अब काफी उसके स्वास्थ्य में सुधार आया है। यानी ओजोन लेयर जो पहले टूट गई थी, बहुत बड़ा छिद्र पाया गया था ओजोन लेयर में, वो अब खत्म धीरे धीरे होने लगा है, लगभग काफी हद तक खत्म हो गया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो ओजोन लेयर, तो हमारे क्रियाकलाप, यानी हमने जो AC यूज की, हमने जो फ्रिज यूज की, उसका जो असर है पर्यावरण पर पड़ा और फिर बाद में हमने जब उसका काम करना, यूज करना कम कर दिया, तो उसके बाद वो ओजोन लेयर भर भी गई। यानी कि हम अच्छा बुरा कर सकते हैं तो अच्छा भी कर सकते हैं। इसके अलावा कचरा प्रबंधन की बात की जा रही है, तो कचरा प्रबंधन में बहुत सारे ऐसे मानव निर्मित चीजें हमने उन लोगों ने कचरा में डालना शुरू कर दिया, जैसे कि प्लास्टिक, जो कि कभी खराब होती ही नहीं, कभी वो जो है वो मतलब कह सकते हैं उसका अपघटन होता ही नहीं है और वो मतलब सैकड़ों सालों तक जो है वो जमीन में पड़ी रह सकती है। ठीक है, उसका अपघटन नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रदूषक शामिल हो रही है। तो सीधी सी बात है, जो कचरा हम फेंक रहे हैं उसमें ज्यादातर चीजें जो आजकल की मॉडर्न, जो कह सकते हैं कि जो हम लोग चीजें यूज कर रहे हैं उसमें ज्यादातर चीजें प्लास्टिक की हैं। और ये जो प्लास्टिक की चीजें हैं धीरे धीरे हमारे पर्यावरण, क्योंकि हम इसका उपयोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से पर्यावरण पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा कचरा बन रहा है उसका और वो कचरा खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, वो जो है वो अपघटित नहीं हो रहा है, तो वो कचरे का ढेर लगता जा रहा है और वो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। तो बहुत से तो यही बात यहां पर बताई गई है। तो बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु अथवा दूसरे मृतोपजीवी द्वारा
द्वारा नहीं हो सकता है। इन पदार्थों पर भौतिक प्रक्रम जैसे कि ऊष्मा तथा दाब का प्रभाव होता है, परंतु सामान्य अवस्था में लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। मतलब कि जो जैविक प्रक्रम यानी कि जो मान लीजिए कि जीवाणुओं के द्वारा या कोई भी कह सकते हैं कि बायो एंजाइम्स के द्वारा या फिर किसी कवक के द्वारा जो अपघटित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। तो बात समझ में आ रही है? तो जो चीजें जो है वो नेचुरल तरीके से मतलब समाप्त हो जाए तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अक्रिय होते हैं, यानी कि उनको जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, उन्हें बैक्टीरिया नहीं उनको सड़ा सकता है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। ठीक है, तो यह पदार्थ सामान्यतः अक्रिय होते हैं तथा लंबे समय तक पर्यावरण में जो अजैव निम्नी जैसे प्लास्टिक है वो कैसा हो गया? अजैव निम्नीकरणीय हो गया। यह पदार्थ सामान्यतः अक्रिय इनर्ट होते हैं तथा लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं अथवा पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं, जैसे कि खाली थैलियां हो गई। ठीक है, ये पूरी आपके हर जगह पर दिख जाएंगे और एक बड़ी समस्या है। हमारी जीवन शैली में सुधार के बाद उत्पादित कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है। हमारी अभिवृत्ति में परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। हम प्रयोज्य निवर्तनीय वस्तुओं का उपयोग करने लगे हैं। पैकेजिंग के तरीकों में बदलाव से अजैव निम्नीकरणीय वस्तु के कचरे में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जैसे कि प्लास्टिक की वृद्धि हुई है। यही बात यहां पर बताई है। अब यहां पर आगे अगर बात करें तो यहां पर इन्होंने एक बॉक्स बनाया है जिसके अंदर इन्होंने कहा इस पर विचार कीजिए। रेलगाड़ियों में प्रयोज्य निवर्तनीय कप, ठीक है, निवर्तनीय कप जो यूज किए जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि यहां पे रेलगाड़ियों में पहले कांच के ग्लास में जो है वो चाय दी जाती थी, लेकिन फिर बाद में जो है वो लोगों ने कहा नहीं भाई ये सही नहीं होता है, दूसरे का झूठा होता है, सही से साफ नहीं होता है। तो क्या होता है कि फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है? डिस्पोजेबल मतलब एक बार पिया जाए फिर उसे नष्ट कर दिया जाए या नष्ट ना किया जाए तो हम एक ही बार उसका यूज करेंगे। तो फिर क्या हुआ कि रेलगाड़ियों में जब लोगों ने कहा भाई अनहाइजीनिक होता है, सही से साफ नहीं करते चाय वाले, तो कांच के ग्लास में चाय देना बंद कर दिया गया और फिर डिस्पोजेबल ग्लास में चाय देना शुरू किया गया। ठीक है, फिर इससे क्या हुआ? लोगों ने उसको साफ सफाई स्वच्छता के बेस पर डिस्पोजेबल का यूज किया, ग्लास का यूज किया, मतलब ये प्लास्टिक के ग्लास या इन सब का यूज किया। लेकिन फिर धीरे धीरे पता ये चला कि यार ये भी बहुत ज्यादा होने लगा है और कुछ चीजें जैसे प्लास्टिक है वो तो खत्म हो ही नहीं रही हैं, ये हमारे पर्यावरण के प्रदूषण का काम कर रही हैं। तो फिर उसके बाद एक वक्त पर रेल मंत्री थे लालू यादव जी, तो उन्होंने कहा कि हम अब चाय जो होगी वो कुल्हड़ में बिकेगी, जिससे कि कुल्हड़ जो बनाते हैं, जो कुम्हार बनाते हैं, उनका फायदा भी हो और साथ ही साथ लोगों को जो है नेचुरल चीजों से मतलब नेचुरल चीजों का यूज करेंगे और साथ ही साथ डिस्पोजेबल भी होता है, उसे आसानी से आप एक बार ही यूज करेंगे, उसे फेंक देंगे तो जमीन में मिलकर और खत्म भी हो जाएगा। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रयास था, लेकिन बाद में उसका भी इंपैक्ट बुरा पड़ा। क्या इंपैक्ट बुरा पड़ा? कि जब कुल्हड़ में चाय मिलने लगी तो लोग जो कुम्हार थे वो कुल्हड़ के लिए मिट्टी की जरूरत होती है, और वो मिट्टी क्या होती थी कि जमीन की जो उपजाऊ मिट्टी होती थी उसको निकाल के खूब सारे कुल्हड़ बनने लगे, क्योंकि इतना बड़ा रेलवे, इतने लोग सफर करते हैं और सबको कुल्हड़ में चाय दी जाएगी तो बहुत ज्यादा उस कुल्हड़ को बनाने के लिए मिट्टी की जरूरत होगी। और वो जो मिट्टी होती थी वो क्या निकाली जाती थी? सरफेस से निकाली जाती थी, सतह से निकाली जाती थी, खेतों से जहां पे उर्वरक मिट्टी होती थी वहां की उससे निकाल कर उससे क्या हुआ? कुल्हड़ बनाया जाने लगा। जब कुल्हड़ बनाया जाने लगा इतना ज्यादा, तो फिर पता लगा कि ये तो बहुत गलत डिसीजन था, जो उर्वरता है जो हमारे खेतों की वो खत्म हो रही है इसकी वजह से, फिर उस पर बैन लगाया गया। फिर अब आजकल जो है वो कागज के डिस्पोजेबल जो है ग्लासेस का यूज किया जा रहा है। अब कागज का डिस्पोजेबल का यूज करने से एक फायदा ये है कि वो डिस्पोज भी हो जाता है, मतलब उसे एक बार आप यूज करिए तो इससे क्या होता है कि बार बार धुलने की भी जरूरत नहीं है, साफ सुथरा भी रहता है और साथ ही साथ आपने अगर उसे फेंक दिया तो वो जमीन के अंदर भी क्या हो जाता है कि सड़कर खत्म हो जाता है। तो उसके फायदे भी हैं। अब इसका भी कुछ इंपैक्ट का दुष्प्रभाव हो सकता है। अब ये क्या दुष्प्रभाव हो सकता है? ये दुष्प्रभाव क्या हो सकता है? जो कागज के डिस्पोजेबल यूज किए जा रहे हैं इसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है? इसके बारे में आप सोचिए, ठीक है, और सोचिए और इस पर विचार कीजिए और इस पर बताइए कि क्या इसके बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। ठीक है, तो होप कि ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, शानदार तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, और इस तरीके से हम लोगों ने आज 10th की एनसीईआरटी को पूरी तरीके से, साइंस की 10th की एनसीईआरटी को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट किया और होप कि आप लोगों के लिए बड़ा मजेदार सेशंस रहे होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।